तो वेलकम टू ऑल गिग्स अकेडमी। तो हम आज बात करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको तब समझ में आएगा जब चैप्टर फर्स्ट आपने देख लिया होगा और चैप्टर फर्स्ट आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा, तो ही सेकंड चैप्टर आप समझ पाओगे। ठीक है, जैसे इस चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, संघवाद है। तो संघवाद का मतलब क्या होता है कि संघ में आकर या साथ में आकर हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट को चला रहे हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब चैप्टर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम यही बात करें कि जो संघवाद होता है, या अगर हम बात करें सरकार की, ठीक है, कलर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइट कलर ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें सरकार, तो सरकार जो वर्क करती है वो दो तरीके से करती है। एक होता है आपका एकात्मक और एक होता है आपका संघात्मक। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमको ये पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं है लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं। एकात्मक का मतलब होता है जहां जितनी भी पावर हो जो सिर्फ एक ही के हाथ में हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अमेरिका हो गया आपका। ठीक है, अमेरिका के अंदर जितना भी ओवरऑल क्या है, शासन है या पावर है, वो किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के पास। किसके पास में है, केंद्र, मतलब सेंट्रल पावर। ठीक है, तो उसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका अमेरिका। क्या है, अमेरिका। फिर आपका सेकंड संघात्मक। संघात्मक का मतलब होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका केंद्र है, राज्य है, और इसमें एक और आती है आपकी स्थानीय। ठीक है, ये तीनों ही साथ मिलकर क्या करते हैं, पूरे ओवरऑल इंडिया को चलाते हैं। तो ये संघात्मक क्या है, आपकी सरकार है। तो यही हमें पढ़ना है चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले ही आपका संघवाद क्या है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता में केंद्रीय पदाधिकारी उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें, भाई पूरा भारत है हमारे पास। ठीक है, मान लो ये पूरा क्या है, भारत। भाई इतना बड़ा भारत है, छोटा सा तो है नहीं, बहुत बड़ा भारत है। अब भारत के अंदर ये है आपके राज्य, क्या है, राज्य। ठीक है भाई, ठीक। अब इतने ओवरऑल भारत को चलाने के लिए क्या पीएम बहुत है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे क्यों आ जाएंगे आपके, एक तरीके से प्रधानमंत्री के अंदर आ जाएगी आपकी केंद्र सरकार। ठीक है, और अगर हम बात करें सीएम होते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, वो राज्यों को संभालते हैं। ठीक, उनके नीचे भी क्या होते हैं, आपके राज्यपाल होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, सारी चीजों को संभालते हैं। उसके नीचे भी छोटे मोटे मंत्रियां होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, जो आपकी व्यवस्था है वो चलती रहती है। ठीक, तो मतलब क्या है कि जो आपकी क्या है, देश है, बेसिकली देशों की जो पावर होती है वो छोटी छोटी इकाई में हम उसको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तब हम क्या करते हैं, देश को चलाते हैं। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करें संघवाद की विशेषता, अगर आपके पास संघवाद है तो आपके पास क्या विशेषता है। सबसे पहली बात अगर हम करें संघवाद, अगर आपके पास लोकतंत्र है तो ही संघवाद सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं। तो संघवाद की विशेषता, तो यह सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है, एक स्तर वाली नहीं, दो या दो से अधिक। जैसे मैंने बताया केंद्र, राज्य और स्थानीय, तीन स्तर वाली सरकार जो साथ में मिलकर क्या कर रही है, एक ही देश को चला रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, विशेषता किसकी, संघवाद की। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या करती है, शासन करती है। भाई भारत है, भारत के अंदर राज्य है, तो केंद्र भी इसी के ऊपर शासन कर रही है, राज्य भी और स्थानीय भी। ठीक है भाई, तो तीनों किसके ऊपर कर रहे हैं, नागरिक तो वही है ना, बदल थोड़ी गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसकी विशेषता है कि क्या करती है, उन्हीं पर शासन करती है, एक ही नागरिक समूह पर कानून बनाने, कर वसूली, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब क्या होता है, जो टैक्स होता है कि राज्य को कौन कौन से टैक्स मिलेंगे, केंद्र को कौन कौन से टैक्स मिलेंगे, ये आप किससे डिसाइड करोगे, संविधान से डिसाइड करोगे। ठीक है,
संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मौलिक अधिकार चेंज करने, तो ये नहीं सिर्फ भाई केंद्र बदल लेगी, राज्य ही बदल लेगी, नहीं, तीनों स्तर या दो स्तर अगर हैं तो वो मिलकर क्या करेंगे, उसको उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। फिर अदालतों को संविधान भिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर हम बात करें, जैसे कोई भी सरकार है हमारे पास तीन तरीके की होती है। अगर हम बात करें, विधायिका होती है आपके पास, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। ठीक है। इनमें एक का काम होता है कानून बनाना, दूसरे का काम निर्माण करना, और जो तीसरे का काम होता है वो न्याय करना। ठीक है। आपको पता होगा किसका कौन सा काम है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक। तो अगर हम बात करें कि इन तीनों में से कोई भी आपके साथ कुछ गलत कर रही है या कुछ गलत रूल रेगुलेशन बना रही है, तो न्यायपालिका उसके ऊपर क्या करती है, कंट्रोल कर सकती है। कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। ठीक है। वित्तीय स्वामित्वता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकार के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। वित्तीय का मतलब ही वही होता है कि जो टैक्स है आपका। ठीक है। वित्तीय का मतलब क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, कर हो जाएगा। तो कौन से कर राज्य को मिलेंगे, कौन से कर किसको मिलेंगे, केंद्र को मिलेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा, संविधान में लिखी हुई है सारी चीजें। ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से हमें पता चलती है कि हमें कौन कौन से रूल रेगुलेशंस हैं वो क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें संविधान में मेंशन है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संघों के प्रकार। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड। देखो सिंपल सी चीज है भाई, दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, संघ की सरकार को चला सकते हो। क्या कर सकते हो, दो तरीके से चला सकते हो। ठीक है। एक होता है साथ साथ आकर सरकार बनाना। ठीक है। साथ आकर सरकार बनाना, और दूसरा है साथ में रहकर सरकार बनाना। अगर हम बात करें अमेरिका है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लो, तो अमेरिका के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी क्या है राज्य हैं, वो एक तरीके से आजाद हैं बिल्कुल। कौन है, आजाद हैं, कि वो अगर चाहे तो अपना अलग क्या बना सकते हैं, देश बना सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता को साथ लाकर एक बड़ी इकाई को गठित कर, मतलब साथ में आकर संघ बना रहे हैं। ठीक है। आकर अपनी मर्जी से, अगर उनकी इच्छा है कि भाई हमें साथ में काम नहीं करना या साथ में नहीं रहना, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना दूसरा देश बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरीके की सरकार है, जैसे हमारे इंडिया में मान के चलो यूपीए बोलने लग जाए कि भाई हमें अपना अलग क्या करना है, देश बनाना है, तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं। साथ में जुड़कर सरकार बनाना, साथ में आकर सरकार बनाना। तो ये दो टाइप किसके हैं, संघ के प्रकार। इसका एग्जाम्पल आपका अमेरिका, इसका एग्जाम्पल आप भारत लिख सकते हो। ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था, अगर हम भारत की बात करें, भारत में लोकतंत्र है, सबको बताया। तो मैंने आपको बताया कि संघीय शासन व्यवस्था तभी सक्सेसफुल है जब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास लोकतंत्र, हमने लोकतंत्र को अपनाया और फॉलो किया सारी चीजें। तो संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है। और राज्य सरकार, दो स्तरीय सरकार मतलब। बाद में पंचायत नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जुड़ गया। ठीक है। जिसको स्थानीय शासन भी बोलते हैं, नगर पालिका बोल लो, शहरों में नगर पालिका होती है, गाँव में पंचायत होती है आपकी। ठीक है। तो ये भारत की क्या है, शासन व्यवस्था की, भारत में किस तरीके का स्ट्रक्चर है। फिर संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बांटा गया है। ये तीन सूचियां किस प्रकार हैं। तो अगर हम बात करें भाई कि हमें पता है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, देश को संभाल रहे हैं। ठीक है। तो उन लोगों को कैसे पता कि किसको कौन सा काम करना है, तो लिस्ट बनाई जाती है। तो वही चीजें हमें यहाँ लिखना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले है संघ सूची। तीन तरीके की सूची होती है, संघ सूची, आपका राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची के अंदर सारे काम जो होंगे वो केंद्र करेगा, राज्य सूची के अंदर जो काम है वो राज्य करेगा, संवर्ती सूची के अंदर राज्य और केंद्र मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, और अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच गए, जो किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं हुए, तो लास्ट में किसके पास चले जाएंगे, केंद्र के पास। वही उन सारे कामों को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। फिर भारतीय संघ की विशेषता, तो भारतीय संघ की विशेषता, किसकी बात हो रही है, भारतीय संघ की। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ना, अच्छा सा कुछ।
हम्म, तो देखो, भारत के सभी राज्यों के पास समान शक्तियां नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, उनके पास क्या नहीं है, समान शक्तियां नहीं है। संसद अपने स्वयं की शक्ति साझाकरण में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस परिवर्तन के लिए कम से कम 2/3 बहुमत के साथ संसद के दोनों संसदों की क्या चाहिए, मंजूरी चाहिए। अगर हम संसद की बात करें तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगर आपको अपनी शक्तियां बढ़ानी है या कम करनी है, जो भी चीजें करनी है आपको, तो लोकसभा में अभी आपको क्या चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, और राज्यसभा में भी। तब जाके आप क्या कर सकते हो, चीजों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, न्यायपालिका सर्वाधिक प्रावधान सक्रिय कार्यक्रम की देखरेख करती है। अगर हम बात करें कोई आपके संविधानों के साथ क्या कर रहा है, आपके संविधान के अंदर जो कानून लिखे हुए हैं, ठीक है, उनका गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो उसके लिए कौन बैठा है, न्यायपालिका बैठी है। ठीक है, वो अपने आप सारी चीजों को क्या कर लेगी, हैंडल कर लेगी। देन आ जाएगा आपका संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे चलेगी। सिंपल सी बात है, जिसमें टॉपिक्स होंगे, तो वो है आपका भाषाई राज्य। सबसे पहला कौन सा है, भाषाई राज्य। तो 1947 में नए राज्य बनाने के लिए भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल गई। ठीक है, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। अगर हम बात करें 1947 में क्या हुआ, नए राज्य बनाने के लिए भारत के कई पुराने राज्यों की क्या हुई, सीमाएं बदल गई। ठीक है, भाषा के आधार पर मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें, आपके बहुत सारे जो भारत के अंदर क्या है, स्टेट्स है, ठीक है, वो किसके ऊपर है, केंद्र के ऊपर, सॉरी, भाषा के ऊपर है। ठीक है, जैसे अगर आप केरल चले जाओ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो वहां की जो लैंग्वेज है, क्या कौन सी लैंग्वेज है, वो हिंदी तो नहीं है। वहां की राज्य जो एक तरीके से हम राज्य भाषा ही राज्य बोलते हैं, वो तो नहीं है। ठीक है, संस्कृति के आधार पर, जैसे राजस्थान किस बेसिस पे है, आपने वहां की जो संस्कृति है, पहनावा देखा होगा, वो बिल्कुल अलग है। हम लोग जैसे डेली वेज में कपड़े पहनते हैं और वो लोग पहनते हैं, थोड़ा सा यूनिक होती है चीजें, है ना। फिर आपका भाषा नीति। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, ये तो चीज हमें पता है। जैसे अगर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट की, तो चैप्टर फर्स्ट में क्या था, श्रीलंका के अंदर उन्होंने क्या करा था, सिंहली थी और तमिल थे, तो उन्होंने सिंहली को क्या कर दिया था, एक तरीके से सिंहली को उन्होंने दिया था सपोर्ट, और तमिल को साइड कर दिया एक तरीके से, जिससे तमिल भड़क गए थे। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, उसके चलते हुए भारत ने क्या कहा है कि किसी भी लैंग्वेज को उन्होंने राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं कहा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ये फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, है ना, कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी जॉब के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो या किसी भी फील्ड में हो, तो हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी भी नहीं है तो इंग्लिश वहां ऑप्शन होता है आपकी, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, हिंदी के अनुसूचित भाषा के रूप में पहचाना गया है। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 21 अन्य भाषाएं हैं। कितनी भाषा हमारे पास, 21। ठीक है, सभी कौन सी है, भाषाई नीति है, मतलब सब अपने स्टेट में अपनी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से उनकी राज्य भाषा है। राज्यों को भी अपनी राजकीय भाषाएं हैं। हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग राजकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, हिंदी के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी राज्य भाषा को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट